चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? इसमें इसमें सही से तो डायग्राम ही नहीं पता चल। देखो, ये दिमाग में रखो कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि जिसकी जरूरत नहीं होती है फिर भी उसमें दिया हुआ रहता है, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है। तुम बस इसको देखो, तुम क्वेश्चन को, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और देखो तुम्हारे काम का इन्फॉर्मेशन क्या है ना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है ये जो भी है टेट्राहेड्रॉन है वो A1 A2 A3, ठीक है। और इसके एल्टीट्यूड्स क्या है? OP है, OP है और A1Q है, ठीक है, जो कि और A1 से ड्रॉ किया गया है। ये सब है ऑपोजिट ट्रायंगुलर फेसेस पे, इस वाले फेस पे है ना। तो ये डायग्राम तो समझ में आ रहा होगा ये चीज, अच्छा। ठीक है ना। इट इज गिवन दैट OP एंड A1Q इंटरसेक्ट एट H, तो ये H पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ लेट द लेंथ ऑफ OA1, इसका जो लेंथ है ठीक है, ये जो OA1 का लेंथ है वो L1 है और A2 A3 का जो लेंथ है वो L2 है, तो ये L2 है। और ऑब्वियसली अगर तुम देखोगे तो ये दोनों स्क्यू लाइंस हैं, है ना, नॉन कोप्लानर लाइंस हैं। तो वही दिया हुआ इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन OA1 एंड A2 A3 is D and volume of tetrahedron is V, then the value of D into L1 L2 upon V हमें ये निकालना है। तो तुम यहाँ पे खुद सोचो कि ये तो अगर तुम देखोगे तो इट इज ट्रू फॉर एवरी टेट्राहेड्रॉन, चाहे कैसा भी टेट्राहेड्रॉन हो उसके लिए से ये चीजें सेम आ रही होगी, क्योंकि कुछ स्पेशल नहीं दिया हुआ इसमें। क्योंकि ये तो चलो, ये तो सभी टेट्राहेड्रॉन में होता है एल्टीट्यूड, ये तो सभी टेट्राहेड्रॉन में होता है और सभी टेट्राहेड्रॉन का कोई ना कोई लेंथ, साइड का लेंथ होगा ही होगा। तो ऐसा कुछ स्पेशल तो नहीं दिया हुआ इसमें, है ना। तो ये बस तुम्हें क्वेश्चन जो है ना इतना बड़ा लंबा चौड़ा कर दिया है बस डराने के लिए, और तुम देखोगे तो ये बहुत सिंपल है। तो जब ऐसा दिया हुआ नहीं है तो याद रखना ऐसे एडवांस भी यूज करता है इन सब चीजों को, इसलिए क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी स्पेशल नहीं है इसमें, तो हम कोई भी पॉइंट्स मान सकते हैं। लेट्स से अगर हम O को ओरिजिन मान ले तो काम चल जाएगा। A1 को तुम एक्स एक्सिस पे मान लो, मतलब अपने डायग्राम को ऐसे मान लो कि A1 A2 A3 जो पॉइंट है XYZ पे है, ठीक है। तो A1 को एक्स एक्सिस पे मान लो और सिंपल सिंपल वैल्यू मान लो, तो 1 0 1 0 0 मान लो। A2 को 0 1 0 मान लो और A3 को 0 0 1 मान लो, ठीक है। ऐसा ही है ना, क्योंकि कुछ स्पेशल तो नहीं है इसमें, समझ रहे हो ना। हाँ। हाँ, तो ये सब भी दिमाग रखना है। तो OA1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? OA1 की वैल्यू 1 है ना, तो यही तुम्हारा L1 है। और A2 A3 की वैल्यू ये क्या हो जाएगी? √2 है ना, यही तुम्हारा L2 है। अब हम लोग D निकालते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस तो तुम्हें आता ही होगा, फॉर्मूला याद होगा, तो डायरेक्ट वो भी लगा सकते हो। तो डायरेक्ट वो भी लगा लो, तो D निकाल लो, है ना। D निकाल लोगे ना? D जरा निकाल के बताओ फटाफट, क्या हो जाएगा D? D निकालो। माइक खराब। हाँ, तो देखो फॉर्मूला याद है तुम्हारा, इसमें क्या करना है, किसी को पॉइंट मान लो x मान लो, इसी को मान लो तुम x1 x2, है ना, x1 y1 z1, और किसी एक को मान लो इसमें x2 y2, यहाँ पे पैरेलल वेक्टर तो पता चल ही जाएगा, है ना। OA अगर लाइन का इक्वेशन लिखोगे तो क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो OA अगर हम लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा,
मान लेते हैं पासिंग पॉइंट ओरिजिन को, तो 0 0 प्लस समथिंग लैम्डा टाइम्स ऑफ 1 0 0, यही हो जाएगा ना, हाँ है ना, क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे पैरेलल वेक्टर बना लो, ये पैरेलल वेक्टर हो गई, इसमें तुम ऐसे पैरेलल वेक्टर बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या ऐसे पैरेलल वेक्टर बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे तुम्हारा A2 A3 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, मान लेते हैं A2 पासिंग पॉइंट, तो 0 1 0 समथिंग बीटा, और पैरेलल वेक्टर बना लो, तो ऐसे पैरेलल वेक्टर बना लेते हैं, तो 0 -0 0 1 -0 1 और 0 -1 ठीक है, हो जाएगा 0 1 और -1, ये हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस निकाल लो, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मॉड 1/√2 x2 - x1, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 -0 1 -0 0 -0। ठीक है, और फिर ये वेक्टर रखते जाओ अपना फटाफट, ABC, है ना, समझ रहे हो ना इसको, हाँ फॉर्मूला याद होगा तो 1 0 0, 1/√2 आ रहा है। अच्छा ठीक है, और ये 0 1 -1 और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ I कैप J कैप K कैप, पैरेलल वेक्टर मार देते हैं 1 0 0 1 -1, तो कितना आया ये कैलकुलेट करने पे 1/√2 1/√2। ठीक है, तो ये तुम्हारा D निकल गया। अब इसी तरीके से V निकाल लो, तो वॉल्यूम निकाल लो 1/6, है ना, बॉक्स ऑफ ABC, है कि नहीं, बॉक्स ऑफ ABC, तो इसको वेक्टर क्या मान लो, इसको वेक्टर A मान लो, इसको वेक्टर B, इसको वेक्टर C मान लो, नहीं, है ना, वेक्टर A वेक्टर B और वेक्टर C का बॉक्स निकाल लेंगे को टर्मिनस एजेस है, तो क्या हो जाएगा 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही हो जाएगा ना, ये तो 1 हो जाएगा, तो ये 1/6 हो जाएगा। तो अब तुम्हें क्या निकालना है DL1 L2 अपॉन V, तो D कितना है तुम्हारा √2, नहीं 1/√2, D तुम्हारा 1/√2 आया, L1 तुम्हारा 1 था और L2 तुम्हारा √2 था, ये 1/6 था, तो यही आंसर हो जाएगा, समझ गया ना। हाँ बस इसी का ध्यान रखना, क्योंकि इसमें देखो कोई कुछ स्पेशल नहीं था, है ना, कि जो इस टेट्राहेड्रॉन को एक खास कोई एक स्पेसिफिक टेट्राहेड्रॉन बनाया, ऐसा कुछ इसमें दिया हुआ नहीं था। तो हम फिर सिंपल अपना वही सिंपल मेथड कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग। अगर तुम जनरल सॉल्व करना चाहते हो तो फिर यहाँ पे एक वेक्टर ले लेना A, वेक्टर B, वेक्टर C, उसको ऑरिजिन मान लेना, तो ये तुम्हारे सब क्या हो जाएंगे पोजीशन वेक्टर्स हो जाएंगे, है ना, और ये तुम्हारा वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर तुम इसको C मान लो तो ये B - C, है ना, फिर वेक्टर फॉर्म में D निकाल लेना, तो बात एक ही है, ये सिंपल हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि प्रिज्म है, ठीक है, जिसकी हाइट 6 यूनिट्स है और ये Δ1 है, ये एरिया वेक्टर दिया हुआ है ना, Δ1। देखो अगर एरिया वेक्टर दिया हुआ है तो मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मैं एक पैरेललोग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, और अगर उसका ठीक है एक पैरेललोग्राम बना रहा हूँ AB, अगर इसका तुम एरिया मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मॉड ऑफ क्या हो जाएगा A×B, लेकिन अगर तुमको इसको एरिया वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो बस यहाँ से मैग्नीट्यूड हटा दो, इसके डायरेक्शन को भी इंक्लूड कर लो। जब A×B करेंगे तो क्या होगा, ये डायरेक्शन इधर की ओर जाएगा, नहीं, हाँ अगर ये प्लेन है तो ये अंदर की ओर ऐसे चला जाएगा, तो बस हम यहाँ पर ऐसे कर देंगे तो A×B, यही इसका एरिया वेक्टर होगा। ठीक है, इस वाले शेप का, समझ गया ना।
कुछ ऐसा नहीं, बस वो मैग्नीट्यूड हटाकर बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो डेल्टा वन है, डेल्टा वन क्या है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, और ये यू आर एस टी डेल्टा टू है, यू आर एस टी ये है, ठीक है। प्रिज्म का ऐसे पीछे वाला फेस और ये आगे फ्रंट वाला फेस है डेल्टा वन। और डेल्टा थ्री क्या है, पी क्यू नीचे वाला, पी क्यू यू टी बेस, ठीक है। यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे तुम टी को ओरिजिन मान लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सबको वेक्टर मान लो, वेक्टर ए को टर्मिनस है जिसको, वेक्टर बी और वेक्टर सी, समझ रहे हो ना, वेक्टर सी। और अगर देखोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा 3, मॉड ऑफ बी क्या हो जाएगा 4 6, है ना, और मॉड ऑफ सी क्या हो जाएगा 5, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं। तो ऑब्वियस है कि एस का फिर अगर हमने टी को ओरिजिन माना है तो एस का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा ए, और पी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा सी, नहीं, और क्यू का कोई क्यू का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं उसके टर्म में, और यू का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बी, यही होगा ना। हाँ पोजीशन वेक्टर के टर्म में यू का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बी, क्योंकि हमने टी को क्या मान रखा है ओरिजिन। तो सबसे पहले डेल्टा वन की बात करते हैं। तो डेल्टा वन क्या है, पी क्यू आर एस, और जो इसका एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो बाहर की ओर है। तो क्रॉस अगर हम ऐसे वेक्टर बनाए, ऐसे और ऐसे बनाए, और जब तुम क्रॉस करोगे, जब तुम ऐसे क्रॉस करोगे तो ऑब्वियस उसका डायरेक्शन किधर निकलेगा, डेल्टा वन की तरफ निकलेगा। डायरेक्शन पे भी ध्यान देना है क्योंकि डेल्टा वन का डायरेक्शन मेंशन है, सब आउटवर्ड है, ठीक है, कोई भी प्रिज्म के इनसाइड नहीं है, सब आउटवर्ड है। देखो तो पी क्यू क्रॉस पी एस कर देंगे, यही डेल्टा वन हो जाएगा, हाँ देखते रहना। तो डेल्टा वन तुम्हारा क्या हो जाएगा, पी क्यू क्रॉस पी एस। पी क्यू को क्या लिख सकते हो वेक्टर के टर्म में, पी क्यू को, तो पी क्यू को भी वेक्टर बी ले सकते हो, ये वेक्टर बी हो जाएगा। तो पी क्यू भी वेक्टर बी हो जाएगा, क्योंकि अगर ये बी है तो ये भी वेक्टर बी है, ये भी वेक्टर बी है, अगर ये भी है तो ये भी वेक्टर बी है, नहीं। तो पी क्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा, और पी एस वेक्टर क्या हो जाएगा, पी एस वेक्टर, पी एस वेक्टर, तो पी एस वेक्टर क्या हो जाएगा ए माइनस सी, समझ रहे हो ना। हाँ तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस सी डेल्टा वन। अब डेल्टा टू निकालते हैं। तो डेल्टा टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेल्टा टू टू क्या है, यू आर एस टी है, यू आर एस टी। तो ऑब्वियस है कि अगर हम बी क्रॉस ए करेंगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि बी क्रॉस से अंदर की ओर आ रहा है, तो बाहर की ओर जाना है तो ए क्रॉस बी करना पड़ेगा, नहीं। तो डायरेक्ट कर दूं ए क्रॉस बी, है ना। अगर ऐसे करोगे तो तुमको लिखना पड़ेगा टी एस वेक्टर क्रॉस टी यू वेक्टर, मतलब ए क्रॉस बी, ठीक है। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये माइनस ए क्रॉस बी हो जाएगा, और ये माइनस बी क्रॉस सी हो जाएगा। और डेल्टा थ्री निकालते हैं। तो डेल्टा थ्री कौन सा है, नीचे बैठा हुआ ये है, तो इसका बाहर की ओर है, तो ये क्या हो जाएगा टी यू क्रॉस टी पी, ये हो जाएगा ना, यही देगा ना बाहर की ओर, यहाँ पे देखते रहना, ठीक है ना, टी यू क्रॉस टी पी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा टी यू क्रॉस टी पी, और टी यू तुम्हारा क्या है सी है ना, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा
टी यू क्रॉस टी, सही है ना? बी क्रॉस सी होगा। सॉरी, बी क्रॉस सी होगा, बी क्रॉस सी। अब दोनों का क्या करना है, सबको जोड़ देना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये कितना आ गया 0। तो ऑब्वियस इसका मॉड भी क्या हो जाएगा, मॉड भी क्या हो जाएगा 0। समझ गया ना? ठीक है, चलो ये तो क्वेश्चन हो गया था तुम। ये सवाल है, इसमें क्या है, इसमें क्या दिक्कत होगी, एफ डैश एक्स दिया हुआ है, f1/2 दिया हुआ है, और एफ एक्स यहाँ से यहाँ दिया हुआ है, ये सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो एफ डैश एक्स का रेंज निकाल लो, एफ डैश एक्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, फिर उसको इंटीग्रेट कर दो, 1/2 से 1 हो गया। ऐसे कर लो इसको, देखो अगर एफ डैश एक्स को ध्यान से देखोगे तो एफ डैश एक्स जो है वो खुद एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, नहीं है ना? एफ डैश एक्स देखो, ये खुद एक इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं? ये क्या करेगा, ये तो अपना ऑसिलेट करता रहेगा, है ना? इसको तो छोड़ दो, ये देखो तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं, एक्स क्यूब, है ना? हाँ। तो ऑब्वियस है कि 1/2 से 1 में भी ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा एफ डैश एक्स, है ना? ऐसे एफ डैश एक्स अगर देखोगे तो ये पूरा ही इंक्रीजिंग है, क्योंकि ये तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इंक्रीजिंग के नेचर में, क्योंकि ये तो अपना ऑसिलेट करता रहेगा ये वैल्यू, ठीक है? डोमिनेट तो ये करेगा, तो इंक्रीजिंग नेचर उसको यही एक्स क्यूब बना देगा, ठीक है? इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, ठीक है? 2 प्लस साइन पे पावर 4 पाई एक्स का। तो अगर तुम इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना चाहोगे तो 0 पे 0 है, और बिल्कुल ये एक्स क्यू टाइप पे ही ऐसा कुछ भाएगा, बस थोड़ा सा इस तरीके से हो जाएगा, ऐसा कुछ ऐसे, मतलब जरूरत नहीं ग्राफ ड्रॉ करने की, बस ऐसे एक समझ लो इसको कि ये इंक्रीजिंग है, तो ऑब्वियसली इंक्रीजिंग है, तो 1/2 से 1 में अगर हम देखेंगे तो 1/2 पे एफ डैश एक्स का मिनिमम मिलेगा, है ना? सिर्फ 1/2 से 1 में देख रहे हैं, हमें तो ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1/2 से 1 में देख रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे तो एफ डैश एक्स जो है, ठीक है, ऐसे देखना होता है, इसको साइड में रखते हैं। तो x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 और लेस देन इक्वल टू 1 में देख रहे हैं, ठीक है? तो इस केस में देखोगे तो इस केस में एफ डैश एक्स की वैल्यू चूंकि इंक्रीजिंग है तो क्या हो जाएगी, एफ डैश 1 और एफ डैश 1/2 होगा, है ना? क्योंकि एफ डैश एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, सिर्फ हम इसके लिए देख रहे हैं, ठीक है? समझ रहे हो ना? हाँ। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश 1 क्या हो जाएगा, 192.50 कितना हो जाएगा, 192/2 96, और एफ डैश 1/2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, ठीक है? हाँ। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट कर देते हैं कहाँ से, 1/2 से 1 पे, तो 8 dx 1/2 से 1 f डैश x dx, ठीक है ना? और फिर ये क्या हो जाएगा, 1/2 से 1, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा,
96 dx, तो ये 8x हो जाएगा। नहीं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 8x ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 8x, और fx निकालना, तो एक काम करो, अच्छा ये मैंने ध्यान नहीं, यहाँ पे fx निकालना है, तो यहाँ एक काम करो, इंटीग्रेट तुम कर दो 1/2 से x तक, किसी वेरिएबल तक, ठीक है, क्योंकि हमें fx चाहिए, है ना, और हम 1/2 क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमें fx चाहिए, फिर हमें फर्दर fx को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें ये करना पड़ेगा, समझ गया ना, क्योंकि 1/2 से 1 एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करने से क्या ही फायदा होता, फिर तो हमें f1 का वो लिमिट पता चलता है ना, f1/2 तो f1 पता चलता, लेकिन हमें तो बेसिकली fx को 1/2 से 1 इंटीग्रेट करके देखना है ना, तो 1/2 से x चले जाते हैं, ठीक है, किसी वेरिएबल तक, तो ये कितना हो जाएगा 8x, है ना, और लिमिट रख दो 1/2 से x, और ये तुम्हारा fx हो जाएगा, लिमिट रख दो 1/2 से x, 96x 1/2 से x, बताओ ये कितना हो जाएगा 8x माइनस 1/2, तो 4, ठीक है, ये हो जाएगा fx माइनस f 1/2, और ये 96x माइनस कितना हो जाएगा 48, नहीं ये हो जाएगा ना, हाँ, अब इसको रहने दो एज इट इज, 8x माइनस 4 fx, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो दी हुई है 0, ठीक है, तो यहाँ से fx तुम्हें पता चल गया, अब फिर फर्दर इंटीग्रेट कर दो, अब फिर से इंटीग्रेट कर दो इसको, कहाँ से कहाँ तक, 1/2 से अब 1 तक कर दो, जल्दी बताओ कितना आएगा, कैलकुलेट करो फटाफट। तो फर्स्ट वाले का क्या आया 1, नहीं सेकंड वाले का कितना आया 12, ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी। चलो अब इस पे आते हैं, देखो इसमें कुछ जो तुम बोले थे इसमें कुछ खास कोई सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल नहीं है, बहुत ज्यादा हाईफाई नहीं है, समझे ना, मतलब ऐसे ही बेसिक से भी बना सकते हो ऑप्शन ए को, ठीक है, जैसे क्या दिया हुआ है इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ये देखते हैं इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इसको अलग कर देता हूँ, एक एक क्वेश्चन को अलग रखता हूँ, ठीक है, फिर वहाँ से ऑप्शन मैच कर लेंगे जो भी होगा। ए है, और कौन कौन से, ए है, फिर बी है, नहीं सब सिंपल ही है, एक बता देता हूँ, बाकी सिंपल है, ए बन जाएगा तो बी भी तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है, और बाकी सी और डी, तो सी तो हो गया होगा,
सी हो गया, डी हो गया क्या? डी नहीं, लंबा जा। लंबा कैसे चला जाएगा, सिंपल तो है एफ अल्फा से। चलो एक बता दूंगा, ठीक है, हिंट दे दूंगा इसमें। ए देख लो, ए में क्या है कि इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, मान लो कि कोई ट्राइंगल है इसमें, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है, तो एक्स के सामने ए, वाई के सामने डी, जेड के सामने सी दिया हुआ, जो भी दिया हुआ, और ये तुम्हारा दिया हुआ है 2a² माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है। तो तुम्हें साइन रूल तो पता है ना कि a अपॉन साइन एक्स, b अपॉन साइन वाई और c अपॉन साइन जेड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k मान लो, ठीक है। तो a इक्वल टू k साइन x हो जाएगा और इसमें पुट कर दो, बस आ जाएगा। नहीं तो 2 इंटू ए स्क्वायर, तो a की जगह क्या रहेगा, k स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y, नहीं, और ये सी स्क्वायर, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, के स्क्वायर साइन स्क्वायर जेड, तो के स्क्वायर गया, ये 2, इसको तुम ये भी लिख सकते हो, ट्रिगो का फॉर्मूला याद है तो x प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई साइन स्क्वायर जेड। और तुमको पता है कि x प्लस वाई को तुम क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई को पाई माइनस जेड लिख सकते हो, और साइन पाई माइनस जेड क्या हो जाएगा, फिर से साइन जेड हो जाएगा, नहीं है ना। तो यही मिसिंग हो रहा था, तो ये कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय साइन जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.2। अब तो समझ गया, तो अब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही है ना, डी भी वही सिंपल सा है। हो जाए। डी में तुम्हें, डी में तो सिर्फ पुट करना है, डी में इसे एक कर दूंगा, दूसरा कर लेने दूंगा, डी में कुछ करना थोड़ी है, पुट करना है, देख लेता हूँ। वन के लिए बता। अच्छा, 0 पे तो निकाल लिया होगा। हाँ, तो 1 में ग्राफ बना लो, क्या दिक्कत है, सिंपल तो ग्राफ है। देखो यहाँ पे 0 पे तो वो क्या होगा, हाँ, f1 है ना, तो f1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने f1 निकालना है, तो तुमको पहले y निकाल लेते हैं, ये जो दिया हुआ है 1 पे, तो ये मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस, ठीक है ना, x हो जाएगा। इसका ग्राफ बना लो, है कि नहीं, इसका अलग अलग ग्राफ केस बना, बना। तो कितना टाइम लगेगा, एक तो ग्राफिकल मेथड भी है, और अगर तुम बेसिक से बनाना चाहते हो तो बेसिक से भी बना सकते हो, समय थोड़ी लगना है, दो ही है ना, ये 1 ये 2, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों नेगेटिव हो जाएगा, दोनों मॉडुलस, है ना। इसमें पहला वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसमें दोनों पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे पीस वाइज फंक्शन बन जाएगा, समझ गया ना, अब तो आसान है ना ये सब, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्राफ से भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्राफिकल मेथड से भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और किसी में डाउट? नहीं। ठीक।